हेलो दोस्तों, राम राम, अभिनंदन, वंदन। आपका स्वागत है आपका चरण क्लासेस में। तो मेरे दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे थे राजनीति के बारे में। माफी चाहूंगा, पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया हूं, थोड़ा काम था। तो मैं उसके बारे में यदि बात करूं कि 1892 का अधिनियम जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था 1876 का एक्ट पढ़ाया आपको। 1876 के एक्ट का जो राजशाही अधिनियम, मतलब 1876 का जो राजशाही अधिनियम है वो मैंने आपको बताया। उसके पहले मैंने 1873 का अधिनियम बताया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ये थोड़ा बैकग्राउंड बनाने के लिए है, थोड़ा बैकग्राउंड बनाने के लिए है। 1873 में मैंने बताया आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। और वहीं पर मैं बात करूं 1876 के अधिनियम की, तो 1876 के अधिनियम में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। और इसी के बाद 1877 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और दिल्ली दरबार के आयोजन में ही महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद, किसकी? केसर ए हिंद की उपाधि यहां पर दी गई थी। वहीं पर मैं बात करूं कि दिल्ली दरबार के बारे में, तो 3 दिल्ली दरबार लगाए गए थे, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। पहला लगा था 1877 में, दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय, और तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में। यहां पर जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इन सब बातों का मैं आपको पूर्णतः डिस्कस कर चुका हूं, इन सब बातों के विषय में। वहीं पर मैं बात करूं आज 1892 के अधिनियम की, जो कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम है। मैं इसके बारे में आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं उन सभी प्रावधानों को आप ध्यान से समझिए। मैं उन सभी चीज़ों को आपसे डिस्कस करूंगा और सभी चीज़ों को बताऊंगा जो पेपर में इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बात करते हैं 1892 के अधिनियम की। इसके पहले के मैं बोलूंगा ज़्यादा, लिखूंगा कम, आप प्लीज़ बोल के थोड़ा लिख लें सुन के। पहला पॉइंट मैं लेता हूं यहां पर इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड के बारे में। इसका बैकग्राउंड क्या रहा मेरे दोस्तों? तो इसका बैकग्राउंड ये रहा कि सन 1885, सबको याद होगा वैसे, सन 1885 एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हमारी आज कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही की गई। और किसके द्वारा की गई? तो ए.ओ. ह्यूम को इसका संस्थापक माना जाता है और यह भी एक अंग्रेज अधिकारी थे। अब मैं 2 मिनट आपसे बताना चाहूंगा कि इसकी स्थापना क्यों की गई। सीधी बात यह है कि इसकी स्थापना की गई थी भारतीयों के मन की बात को जानने के लिए। वो कैसे? वो ऐसे मेरे दोस्तों, मन की बात से भड़कना मत, आजकल मन की बात का बड़ा विरोध है, ठीक है? तो मन की बात को जानने के लिए की गई थी, क्योंकि इस समय बहुत ही क्या था, 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद शासन चला गया ब्रिटिश संसद के हाथ में, कंपनी से ले लिया संसद ने। उसके बाद भी विरोध नहीं रुके, उसके बाद भी लगातार विरोध होते रहे। और 1880 के लगभग आकर भारत के युवाओं को भी यह समझ आ गया, क्योंकि 1857 में भारतीय युवा जो थे अंग्रेजों के पक्ष में थे और उन्हें यह लगता था कि अंग्रेज जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो वहीं पर हम देखें तो 1858 के बाद क्योंकि भारत पूरा ब्रिटिश संसद का हो चुका था, भारत पूरा ब्रिटेन की महारानी का हो चुका था, तो 1858 के बाद भारतीयों के जो युवा थे, मतलब जो युवा भारतीय थे, उनमें भी अंग्रेजों ने जूते पेलने स्टार्ट कर दिए। ठीक है,
उनमें भी जूते पड़ने स्टार्ट हो गए मेरे दोस्तों, क्योंकि वो उनको भी समय पर पगार नहीं देना, तो इस प्रकार की चीजें होने लगी। तो इस प्रकार की चीजों से क्या हुआ कि 1880 में भारतीय युवाओं को भी समझ आ गया, जैसे आज हमें समझ आया है भोपाल में विरोध हुआ है, तो वैसे ही भारतीय युवाओं को भी समझ आ गया कि कोई मतलब नहीं है ब्रिटिश की या ब्रिटेन के अधिकारियों की बात सुनने में या उनकी आज्ञाओं का पालन करने में। तो यहां पर उन्होंने भी विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो इसी विरोध के कारण और क्या था कि जो अपनी बातें रखते थे, देखिए उस समय क्या था, बहुत सारी पार्टियां थी, बहुत सारे छोटे छोटे संगठन बने हुए थे। कब? 1880 से 1885 के बीच की मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है। उस समय क्या था कि बहुत सारे छोटे छोटे संगठन बने हुए थे। अब संगठनों में क्या था कि एक तेलंगाना का संगठन हो गया, तमिलनाडु का संगठन हो गया, पश्चिम बंगाल में अलग हो रहा है, मतलब कुल मिला के अलग अलग जगह पर अलग अलग संगठन चल रहे थे, लेकिन कोई भी केंद्रीय संस्था नहीं थी। इसलिए थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ाऊंगा। इसलिए बंगाल में दंगे रोक रहे थे अंग्रेज, तो तमिलनाडु में हो जा रहा था, इधर विरोध कर रहे थे, इधर विरोध हो जा, ऐसे करके वो बहुत परेशान हो चुके थे। और क्या था कि बहुत मांगे उठ रही थी, तो भारतीयों ने सोचा, और अंग्रेजों ने भी इसमें सहयोग दिया था, याद रखिए। भारतीयों ने सोचा एक हमारी केंद्रीय या हमारी एक पार्टी होना चाहिए जो सभी से लिंक करके चलती हो, जो सभी की बात एक आधार पर रखे। आज जैसे देख लीजिए इतने सारे यूट्यूब चैनल से सारे विरोध कर रहे हैं, सभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनमें सभी कोई कप्तान नहीं है, सब अपनी अपनी जगह विरोध कर रहे हैं, इसलिए इसका असर कम है। यदि इन्हीं में एक व्यक्ति इनकी कमान संभाल ले, या इन्हीं में एक व्यक्ति बोले कि मैं इस आंदोलन का क्या बोल सकते हैं, इसका कप्तान बनता हूं, मतलब इस आंदोलन को आप चलाइए और मैं इसका नेतृत्व करूंगा, तो यहां पर थोड़ी बात बन सकती है। तो वहीं पर हम देखें कि ऐसा ही हुआ था। उस समय कोई भी एक सेंट्रल पार्टी नहीं थी या कोई केंद्रीय संगठन नहीं था जो अंग्रेजों के कानों तक भारतीयों की बातों को पहुंचा सके, क्योंकि अंग्रेज उस समय मनमानी कर रहे थे। वहीं पर हमने देखा थी 1876 से 80 तक लिटन आया, जिन्होंने बहुत सारे कर लगाए, बहुत प्रताड़ित किया भारतीयों को। उसके बाद जब मारने पीटने से काम नहीं बना, जब भारतीयों को, आपने कभी देखा है, मैं बात बताता हूं, कोई भी बच्चा है, सभी के घर में होते हैं, तो भैया बच्चा है, यदि वो रो रहा है तो पहले तो उससे मम्मी बोलती है कि बेटा चुप हो जा, मैं टॉफी तेको दिला दूंगी, पहले उसको कैसे मनाते हैं, मान जा, ऐसे मनाते हैं। और मनाने के बाद जब वो नहीं मानता है, फिर देखो आप रौद्र रूप, फिर जब पढ़ते हैं ना चमाटे, और नहीं तो फिर क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि पहले अगर मार लेंगी मम्मी तो बाद में टॉफी देकर समझा देती हैं। तो यही ऐसा ही कुछ हुआ भारत के साथ मेरे दोस्तों। क्या हुआ कि 1876 से 1880 तक आए लिटन भैया आए, तो लिटन भैया ने लपक मारा भारतीयों को। क्या किया? लपक मारा, अच्छे अच्छे कर लगाए। अकाल के समय भी दिल्ली दरबार लगा दिया कि नहीं लगा दिया, सब पढ़ा चुका हूं आपको, दिल्ली दरबार लगा दिया। तो इस प्रकार की कहानी कुछ बन गई कि मम्मी ने बच्चे को मार तो दिया, अब मनाना जरूरी है, क्योंकि मनाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो मनाने के लिए क्या किया कि मनाने के लिए रिपन को भेज दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिपन भैया आए, जनगणना स्टार्ट हुई, अनियमित जनगणना लेकर आए, उन्होंने थोड़ी स्थानीय स्वशासन के बारे में भी उन्होंने बात की। तो इस प्रकार उन्होंने थोड़ा क्या किया, टॉफी वॉफी हमको खिला दी। इसके बाद वो केंद्रीय संस्था की मैं बात कर रहा था, एक केंद्रीय संस्था का निर्माण हुआ, एओ ह्यूम के सहयोग से यह कार्य किया गया। तो जिसमें क्या किया कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके संस्थापक के रूप में बात करें तो इसके संस्थापक की बात हो जाएगी, इसके संस्थापक हो जाएंगे अपने एओ ह्यूम। वो थोड़ा बैकग्राउंड था उसको,
ठीक है, लैंग्वेज पे ध्यान ना दें, तरीका अलग है थोड़ा। उसके बाद में बात कर लेता हूं 1892 के अधिनियम की, क्योंकि ये तो हो गया बैकग्राउंड। तो इसके परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ 1885 में, जब मैं थोड़ा और बोलूंगा, 1885 में जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई तो इसके होने थे अधिवेशन। अब अधिवेशन का क्या था कि इसकी बैठक बुलाई जाती थी प्रत्येक साल की दिसंबर में। ऐसा निश्चय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर में बैठक इसकी बुलाई जाएगी। तो वहीं पर हम बात करें तो इसकी बैठकें हुई, तो जैसे पहली मुंबई में, फिर मद्रास में, ऐसे इसकी कई जगह बैठक हुई। तो इसकी बैठक में क्या हुआ, जो पहला अधिवेशन इसका बुलाया, इसका बैठक बुलाई, उसमें अपने जो भड़ास थी या जो वो काम करना चाहते थे, कौन, भारतीयों की छोटी छोटी संस्थाएं, क्योंकि वह सब इनसे मिल गई थी, तो उन्होंने अपना सारा लेखा जोखा जो था बढ़िया से लिख के और इनको सौंप दिया कि हमारे ये काम नहीं हो पा रहे हैं, और अंग्रेजों ने क्या किया मेरे भाई, वो सभी को लेकर चला गया, उसको सभी के सारे मन की बातें पता चल गई कि भारतीय हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और भारतीय हमारे विषय में क्या करना चाहते हैं। मतलब पूरी प्लानिंग पता चल गई किसे, अंग्रेजों को। और वहीं से स्टार्ट हुआ कि उन्होंने पूरे साल भर में अगले दिसंबर तक उन सभी क्रियाओं का या उन सभी नीतियों का दमन कर दिया। यही थी वो मन की बात जानने की बात, ठीक है। उसके बाद दूसरा अधिवेशन हुआ, तो दूसरा अधिवेशन में उनसे कहा गया, किनसे कहा गया, जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूं कि 1892, वो मैं आपको भी बताऊंगा, है ना, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मन की बात को जानने वाली बात। उसके बाद में बात करूंगा 1892 के अधिनियम की, फाइनली स्टार्ट करते हैं। ये हो गया बैकग्राउंड आपके लिए। अब देखते हैं प्रावधान क्या क्या हुए, 5 से 6 प्रावधान बताऊंगा। सबसे पहली बात हुई इसमें कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी, जैसा कि हमने देखा था इससे पहले के एक्ट में, 1873 के एक्ट में, 1873 के एक्ट में, उसमें क्या कर दिया गया था, 1+6+ कितना हो गया था 1873 में, 1+6+6 से 12, क्योंकि 1874 में एक 6वां विभाग इसमें जोड़ा गया था कार्यकारिणी परिषद में, और वो 6वां विभाग क्या था, तो PW विभाग, पब्लिक डिपार्ट था वो, ठीक है। आज के जमाने में हम कहते हैं उसे PWD विभाग, ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, इसी को चेंज किया गया, इसे 1892 में क्या किया गया, चेंज किया गया। इसमें कोई परिवर्तन ना कर इसको चेंज किया गया। इसे में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो 6 से 12 थी उसे बढ़ाकर 10 से 16 कर दिया गया। बस इतना ही चेंज इसमें किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6 से 12 थी, उसे बढ़ाकर 10 से 16 कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो सदस्य थे, मैं यहीं पर बता दूंगा, इसमें जो सदस्य थे उन सदस्यों को शामिल कैसे किया गया था, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की यहां पर शुरुआत की गई कि इनका निर्वाचन जो होगा अप्रत्यक्ष रूप में होगा। कैसे होगा भाई, अप्रत्यक्ष रूप में होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और ये सदस्य आएंगे कहां से, तो मैं वो बात भी आपको बता देता हूं। जो 16 सदस्य होंगे, हम यहां पर गिनती 16 लेके चल रहे हैं, अधिकतम वाली, ठीक है। तो जो 16 सदस्य होंगे वो 2 प्रकार से चुने जाएंगे। एक चुने जाएंगे ऑफिशियल का मतलब है जो कंपनी में पहले से कार्यरत हैं उन सदस्यों में से चुने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जो कंपनी में पहले से कार्यरत हैं उन लोगों में से चुने जाएंगे। और दूसरा होता था अनऑफिशियल में वो किसी को भी ले सकते थे। वैसे तो अप्रत्यक्ष रूप से था। और मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा कि 6 सदस्य ऑफिशियल और 10 सदस्य नॉन ऑफिशियल इसमें शामिल होते थे। और इन 10 सदस्यों में से भी 5 सदस्य जो थे, 5 सदस्य वायसराय द्वारा नियुक्त किए जाते थे।
वायसराय द्वारा नियुक्त किए जाते थे। और इसमें 4 सदस्य जो थे प्रांतीय परिषद से बुलाए जाते थे। प्रांतीय परिषद से बुलाए जाते थे। कहां कहां की प्रांतीय परिषद से बुलाए जाते थे? अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइए प्लीज, और मैंने बोल रहा हूं उसको ज्यादा ध्यान दीजिए। कहां कहां से बुलाए जाते थे 4 सदस्य? तो ये बुलाए जाते थे बंगाल हो गया, दूसरा मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, और बॉम्बे के बाद हो जाएगा न्यू वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। देखिए, न्यू वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो जाएगा। कितने हो गए? देखिए अभी रह गया है एक, और एक बुलाया जाता था कलकत्ता के चेंबर ऑफ कॉमर्स से। एक बुलाया जाता था कलकत्ता के काउंसिल ऑफ चेंबर्स से। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए 16 सदस्य हमें भर्ती करने थे। 10 सदस्य कंपनी के ऑफिशियल जो सदस्य थे उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल करेगा। कौन करेगा? तो वायसराय करेगा। ठीक है। उसके बाद ये 10 सदस्य जो होंगे उनमें से भी 5 वायसराय नियुक्त करेगा, और उनमें से 4 सदस्य जो बुलाए जाएंगे वो प्रांतीय परिषद से बुलाए जाएंगे। और कहां कहां से बुलाए जाएंगे? तो बंगाल, मद्रास, अपना बॉम्बे और न्यू वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से यह बुलाए जाएंगे। उसके बाद एक सदस्य जो रह गया वो कलकत्ता के चेंबर ऑफ कॉमर्स से बुलाया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सदस्य हो गए। अब यहां पर देखिए आप अंग्रेजों की जालसाजी। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो 5 सदस्य ये नियुक्त कर रहे हैं, देखिए यदि 5 सदस्य मैं इनको दे भी दूं, यदि मैं 5 सदस्य बोल दूं कि ये भारतीयों के मन से वायसराय नियुक्त करेगा, तो ये पूरे कितने हुए दोस्तों? 10 सदस्य हुए। और 10 सदस्य हुए तो यहां पर कहा गया था कि कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे वोटिंग में। तो देखिए ये कितने हो गए? ये हो गए 12 और ये रह गए 10। बहुमत किसका रहा? तो बहुमत रहा अंग्रेजों का मेरे दोस्तों, क्योंकि कंपनी का कोई भी व्यक्ति कंपनी के विरोध में वोटिंग कभी नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? यहां पर बहुमत किसका रहा? तो अंग्रेजों का बहुमत रहा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। और वहीं पर बात करें तो, और इसमें जो 16 सदस्य थे, इसमें से अब इसका थोड़ा प्रावधान देख लेते हैं कि ये होंगे कौन कौन। इसमें से 2/5 जो सदस्य होंगे वो गैर सरकारी होना आवश्यक था। इसमें से 2/5 सदस्य जो होंगे वो गैर सरकारी होना आवश्यक था। जैसा कि आप देख सकते हो, यदि इसका हम 2/5 निकालेंगे तो लगभग 6 आएगा, जो कि 6 उन्होंने बांट दिए थे कि गैर सरकारी होंगे। ठीक है। क्योंकि ये नियुक्त करने वाली बातें जो है जरूरी नहीं कि ये अंग्रेज हो, इनको भारतीयों को भी नियुक्त कर सकता है। कौन? वायसराय। ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ? सबसे पहला प्रावधान हमने देखा कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से 16 कर दी गई, और इनमें भी 2/5 जो सदस्य होंगे वो गैर सरकारी होंगे। और वहीं पर यह प्रावधान किया गया कि इसमें 4 प्रांतीय परिषद से, 1 कलकत्ता के चेंबर ऑफ कॉमर्स से, और इस प्रकार नियुक्त किए जाएंगे सभी सदस्य। अब मैं बात करता हूं इसके दूसरे प्रावधान के बारे में। एक मिनट थोड़ा सा उसमें ही और देख लेते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में जो 10 से 16 अपने सदस्य थे, इनको ही ध्यान रखिए। इनमें इस बार, पिछली बार भारतीयों को 1861 में हमने जाना था कि 3 राजाओं को, पटियाला के राजा, बनारस के और एक सरदिनकर राव को इसमें शामिल किया गया था। तो इस समय किस किस को शामिल किया गया? तो इसमें भी 3 सदस्य के नाम महत्वपूर्ण हैं जिनको हमें याद रखना है। तो इनमें कौन कौन अतिरिक्त सदस्यों के रूप में? एक आए दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, और एक आए भैया गोपाल कृष्ण गोखले।
कौन आए, गोपाल कृष्ण गोखले आए। इन लोगों को अतिरिक्त सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो 1861, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि 1892 में जब अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई तो पहले जो थे, कब, 1861 और 1853 में सदस्य कैसे नियुक्त किए गए। तो इनमें सदस्य जो थे गवर्नर जनरल की, पहले गवर्नर जनरल था फिर वायसराय, तो मैं गवर्नर जनरल बोल रहा हूं, आप एडजस्ट कीजिए, ठीक है। गवर्नर जनरल की इच्छा अनुरूप शामिल किए गए थे कि वो जिसे चाहे उसे नियुक्त कर सकता है। उसके बाद में यदि बात करूं कि इस अधिनियम के बारे में, तो इसकी बात या इसको पारित डफरिन ने किया था, लेकिन यह लागू किसके काल में हो पाया, तो यह लागू लैंसडाउन के काल में हो पाया मेरे दोस्त, ठीक है भाई। उसके बाद बात करता हूं बजट के बारे में। सेकंड प्रावधान देखूंगा, मैं सिर्फ 3 से 4 प्रावधान बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, खिचड़ी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल शार्पली याद रखना है चीजों को। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड प्रावधान की मैं इसमें बात करूंगा, ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं इस अधिनियम में। सेकंड प्रावधान की बात करूं बजट के बारे में, मैं बात करूं तो इसको मैं पीछे से लेकर आता हूं 1833 से। याद कीजिए वो दिन, कौन सा दिन, याद कीजिए वो दिन जिस दिन क्या हुआ था कि मैंने बताया था कि 1833 में केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया था। याद है मेरे दोस्तों, मैंने बताया था 1833 के चार्टर एक्ट में कि केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया, अर्थात प्रांतों में कोई भी अपना पैसों का लेन देन नहीं होगा, बजट जो आएगा केंद्र से आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आज बताता हूं कि 1892 के एक्ट में क्या हुआ। 1892 के एक्ट में हुआ ये कि जो अतिरिक्त सदस्य अभी हमने पढ़ा 10 से 16, इसको क्या किया गया, इन्हें इस बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। क्या मिला, इन्हें बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया और इसी में इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहस करने का अधिकार मिला और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन यह प्रश्न कैसे पूछोगे, तो 6 दिन पूर्व आपको सूचना देनी होगी लिखित रूप से। आप देखिए अंग्रेजों के दिमाग को, 6 दिन पूर्व आपको लिखित रूप से सूचना देनी होगी कि हमें ये क्वेश्चन पूछना है, हमें ये प्रश्न पूछना है। 6 दिन बाद आप प्रश्न पूछ पाओगे और इसमें भी आप कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। मतलब उन्होंने कह दिया हूं तो हूं, यानी कि उन्होंने जो भी आंसर दे दिया आप उसको सुनकर बैठ जाओगे, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आप यहां पर नहीं कर सकते मेरे दोस्त। देखिए आप कोई भी, आप सोचिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं पर वो मजा नहीं आता जो लाइव क्लास पढ़ने में है, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन की यहां कोई भी गुंजाइश नहीं होती। कमेंट बॉक्स है पर वो मजा नहीं आता है, सीरियसली मैं बता रहा हूं, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ, इस अधिनियम से इसमें केवल कार्यकारिणी जो अपनी केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें ही बहुत अधिक चेंज हुआ है, बाकी और कहीं इसमें चेंज नहीं किया गया। बाकी सभी जगह जैसी थी पिछले एक्ट में वैसी ही है, क्योंकि उनको डबल से लिखवा नहीं सकता मैं, ठीक है, उसको लिखने से कोई मतलब भी नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें किसी हद तक संसदीय अवधारणा का पालन हुआ। संसदीय अवधारणा का पालन कैसे हुआ मेरे दोस्त, संसदीय अवधारणा का पालन ऐसे हुआ कि कम से कम भारतीयों को प्रश्न पूछने की आजादी तो मिली। और एक बात बता दूं, सॉरी, कि इन्होंने क्या किया, जो 3 सदस्य अपने भारतीय शामिल हुए थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जी, इन्होंने क्या किया कि इन्हें जैसे ही बजट पे बहस करने का अधिकार मिला, इन्होंने तुरंत पूछ लिया कि हमें हिसाब दीजिए, आप जो आप यहां से पैसा ले जा रहे हो या जो भी आप यहां से सामान ले जा रहे हो, हमें पूरा हिसाब चाहिए।
तो अंग्रेजों ने भी कसर नहीं की। अंग्रेजों ने इसी के परिप्रेक्ष्य में इनकी बातों को लेकर बेलवी आयोग की स्थापना कर दी। और आप सोचिए बेलवी आयोग की स्थापना कहां की गई, तो लंदन में की गई, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अरे वो क्या हिसाब लगाएंगे जो कभी भारत आए ही नहीं, उन्हें क्या पता भारत की गरीबी के बारे में और भारत कैसे जी रहा है, भारत में अकाल कहां पड़ रहा है कहां नहीं पड़ रहा है, इनको कैसे पता होगा। आप बताइए ऑफिस की 4 दीवारों के बीच में बैठकर कोई कैसे अनुमान लगाएगा कि भारत का आदमी आखिर जी कैसे रहा है। तो इसी बात को लेकर बाल गंगाधर तिलक ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है भाई, तो वो बातें सब मॉडर्न हिस्ट्री की है। आप मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक कहानी के रूप में आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यह कह रहा था कि भैया इस अधिनियम के द्वारा भारत में कुछ हद तक संसदीय अवधारणा का प्रारंभ हो गया, क्योंकि कम से कम भारतीय आदमी को प्रश्न पूछने का और ढंग से संसद में बैठने का, संसद आई मीन केंद्रीय विधान परिषद, उसमें बैठने का कम से कम अधिकार तो मिला। ठीक है दोस्त, तो ये था हमारा 1892 का अधिनियम। कैसा लगा आपको आप बताइए। इसके बाद में आज ही इसी वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने वाले हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। इसी परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद के बाद हम देखेंगे प्रांतीय विधान परिषद में। देखिए मैं बताता हूं, पहला होता है पढ़ना कैसे है एक्ट को, तो पढ़ना है पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि का मतलब है बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड क्या है। सेकंड नंबर पर हमें जानना होता है कि भारत कमान है, अर्थात भारत का कंट्रोल किसके हाथ में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में है। थर्ड नंबर पर हम पढ़ते हैं केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद के बारे में। फोर्थ नंबर पर हम पढ़ते हैं प्रांतीय विधान परिषद के बारे में। और 5 नंबर पर हम पढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो इन सभी में नहीं आते, उन सभी पॉइंट को हम जानते हैं। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है फ्रेंड्स।